2018 में सरकार ने कानून का एक बदलाव किया था और यह कानून का बदलाव 138 के अंतर्गत जितने भी चेक बाउंस होने वाले मसले होते हैं उनकी बाबत किया गया था। सरकार ने एक नया सेक्शन 143A एनआई एक्ट बना दिया था, जिसके आधार पर ट्रायल कोर्ट चेक बाउंस के आरोपी को चेक राशि का 20% धन शिकायतकर्ता को देने के लिए कह सकता है। यदि 10 लाख रुपए का चेक है तो मुकदमे की शुरुआत में ही आरोपी को 2 लाख रुपया शिकायतकर्ता को देने के लिए कहा जा सकता है। हालांकि यह धन बाद में एडजस्ट किया जा सकता है, इसके नियम बने हुए हैं, लेकिन शुरू में 2 लाख रुपए आपके बंधन में तो आ गए ना। हमने अपने पुराने वीडियोस में अनेक बार इस 20% राशि को देने से बचने के बहुत सारे कानूनी तरीके बताए हुए हैं। क्या करके, किस तरह से अपने डिफेंस को तय करके आप इस 20% राशि को देने से बच सकते हैं, यह बताया हुआ है। शिकायतकर्ता या आरोपी आमतौर से कानून के विद्वान नहीं होते, साधारण जन होते हैं, लेकिन जिन आरोपियों पर यह चेक राशि का 20% धन देने की मार पड़ जाती है तो समझ लीजिए कि उन आरोपियों को कानून से बचाने वाले लोग बहुत अल्पज्ञानी हैं और यह पक्की बात है कि इस केस में वे आप लोगों का नुकसान करवाएंगे। यदि शिकायतकर्ता को दिया गया चेक राशि का यह धन दे दिया गया है तो वह वापस मिलने का सवाल नहीं है, ट्रायल के बाद ही होगा, लेकिन आगे के लिए आपको सावधान हो जाना होगा। किसी जानकार विशेषज्ञ को ढूंढ लेना होगा, वरना ये आपके वर्तमान विशेषज्ञ तो अपील के लिए आपको तैयार कर रहे हैं और आपको भी पैसे जोड़कर रखने शुरू कर देने चाहिए। और यह बिल्कुल अनुभव की बात है जो हम बहुत सारे केसेस में रोजाना देखते हैं। अपने पुराने वीडियोस में हमने आपको बताई थी बहुत सारी बातें कि इस चेक राशि के 20% धन को देने से कैसे बचा जाए, कैसे अपने डिफेंस को एस्टैब्लिश किया जाए, कैसे उस बात को विकसित किया जाए। आज हम देखते हैं वे ही बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस बार अपने निर्णय में लिख दी हैं। हमने उसे आपके और आपके वकील साहब के कानूनी ज्ञान के रूप में बताया था, आपकी सावधानियों के रूप में बताया था, आपके द्वारा लिए जाने वाले स्टेप्स के रूप में बताया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वही बातें ट्रायल कोर्ट के जज के कर्तव्य के रूप में बताई हैं। किन बातों का ध्यान रखते हुए ट्रायल कोर्ट के जज को ये 20% राशि की अंतरिम राहत देने या ना देने का अधिकार है। सिर्फ नजरिए का अंतर है, जो बात हमने कही थी उसमें और जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसमें मूल बातें वही की वही हैं। आज के केस का नाम है राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। यह क्रिमिनल अपील नंबर 741 ऑफ 2024 थी, जिसे जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने 15 मार्च 2024 को डिसाइड किया था। इस केस में शिकायतकर्ता ने 2 करोड़ 20 लाख रुपए के चेक लगाकर सेक्शन 138 एनआई एक्ट का दावा कोर्ट के सामने फाइल किया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को सेक्शन 143A एनआई एक्ट के अंतर्गत आदेश करते हुए कहा था कि वह शिकायतकर्ता को 10 लाख रुपए का इंटरिम कंपनसेशन दे दे। आरोपी ने इस आदेश के खिलाफ सभी स्तरों पर अपील की, लेकिन उसको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला। हारता हुआ वह आरोपी क्रमशः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। यह वही केस है। जब आप किसी झूठे केस में गलती से या भोलेपन से फंस जाते हैं तो हम आपके केस के कागजात देखकर उस केस के समाधान की दिशा आपको बता देते हैं। यदि आप गलत दिशा में जा रहे हो तो भी हम आपको वह बता देते हैं। यदि आवश्यक हो तो आपको इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा अधिक परिपक्व कंसल्टेशन भी दिया जा सकता है। 138 एनआई एक्ट के केसेस में लीगल नोटिस का गलत रिप्लाई देने से पहले भी आप हमसे पूछ सकते हैं ताकि आपका पूरा केस खराब ना हो। हमारे मेंबर बनकर आप यह सहायता पा सकेंगे। इस केस में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल सेक्शन 138 एनआई एक्ट का दावा फाइल कर देने भर से कंप्लेनेंट को यह अधिकार नहीं मिल जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे 20% अंतरिम राहत राशि मिलेगी ही मिलेगी। सेक्शन 143A पार्ट 1 एनआई एक्ट का कानून कंप्लेनेंट को अधिकार नहीं देता है, बल्कि यह कोर्ट को एक शक्ति प्रदान करता है। और कोर्ट को भी जो शक्ति दी गई है वह प्लेनरी पावर नहीं है। कोर्ट अंधाधुंध रूप से कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि यह शक्ति कोर्ट के विवेक पर आधारित है। उसे न्यायिक बातों का ध्यान रखते हुए, न्यायिक क्राइटेरियन का ध्यान रखते हुए उसे इस शक्ति को इस्तेमाल करना है।
हम माने सुप्रीम कोर्ट, हम सेक्शन 143A पार्ट 1 NI एक्ट के अंतर्गत सभी ट्रायल कोर्ट्स के लिए इन शक्तियों का उपयोग करने के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित कर देते हैं। सीमाओं का अर्थ होता है कि सुप्रीम कोर्ट वे सभी बाउंड्रीज तय करेगा जिनके बाहर कोर्ट को नहीं जाना होगा। उनके भीतर रहते ही कोर्ट को अपना यह अधिकार इस्तेमाल करना होगा। तो कोर्ट ने ये सारी की सारी सीमाएं इस केस में तय की हैं और वे सीमाएं इस प्रकार से हैं। पहली बात है कि कंप्लेनेंट और आरोपी की डिफेंस दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाना जरूरी है। इसमें आरोपी के ऊपर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को भी समझना होगा। कोई भी कोर्ट अंधाधुंध रूप से कोई ऑर्डर पास नहीं करेगा। दूसरी बात है 20% अंतरिम राहत का आदेश तभी दिया जा सकेगा जब शिकायतकर्ता का केस प्रथम दृष्टया साबित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसमें एक लीगल लायबिलिटी दिखाई होगी, एक डेट दिखाया होगा, सही तरीके से इशू किया गया चेक दिखाया होगा। हमने अनेक केसेस में बताया है कि 138 का ऑफेंस कैसे बनता है, तो ये सारी की सारी चीजें उसमें सही रूप से होंगी तो ही ट्रायल कोर्ट यह 20% राशि का अनुदान देगा, वरना तो नहीं देगा। तीसरी बात बताइए, यदि आरोपी की डिफेंस सत्य प्रतीत होती हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, यदि आरोपी की डिफेंस सत्य प्रतीत होती हो तो यह 20% अंतरिम राहत कतई नहीं दी जानी चाहिए। आरोपी ने आते ही कहा कि नहीं साहब मैंने तो कभी पैसा लिया ही नहीं है, नहीं साहब मैंने तो कभी ये चेक दिया ही नहीं है, नहीं साहब ये चेक के ऊपर जो दस्तखत है वो मेरे नहीं है। तो ऐसी अवस्था में आरोपी की डिफेंस इतनी मजबूत है कि ट्रायल कोर्ट को यह धनराशि देने का ऑर्डर नहीं लिखना चाहिए। चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि यदि फिर भी कोई कोर्ट यह अंतरिम राहत देना ही चाहे तो कुल धनराशि पर गहरा विचार करे। 20% अंतरिम राहत ही दिया जाना आवश्यक नहीं है। यह तो मात्र अधिकतम संभाव्य राशि है कि भाई हाँ 20% तक की राशि दी जा सकती है। आपके केस में आपको लगता है तो 10% भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं। सौदे जो आपस में नेगोशिएशन हुआ है, वो पार्टीज का संबंध, उनका लिखित समझौता आदि ऐसी अनेक बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है और जिनको ध्यान में रखते हुए ही यह अंतरिम राहत राशि तय की जानी चाहिए। पांचवी और अंतिम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि वास्तविक केसेस की वास्तविक परिस्थितियों में और भी अनेक ऐसी बातें संभव हो सकती हैं जो हमारे इस ऑर्डर में नहीं लिखी गई हैं, लेकिन उनका प्रकार इसी प्रकार का होगा कि वे पार्टीज के आपसी रिलेशन को, केस की सत्यता और असत्यता को निर्धारित करने वाली होंगी, तो उन पर भी ध्यान रखना जरूरी है। कोर्ट को उन पर भी विचार करना चाहिए। ये 5 बातें सुप्रीम कोर्ट ने बताई। इन मार्ग निर्देशों को ध्यान से पढ़ें तो पाएंगे कि निर्देश नंबर 3 व 5 अब आरोपियों और उनके एडवोकेट्स के ज्ञान द्वारा तय किए जाएंगे। तो जो लोग अभी यह 20% अंतरिम राहत वाली गठरी अपने क्लाइंट के सिर के ऊपर रखवा देंगे, तो हमारा तो यही उनसे कहना है कि उन्हें कोर्ट में जाने के बजाय लाइब्रेरी में जाना चाहिए, वहीं अधिक समय लगाना चाहिए ताकि वे अभी भली प्रकार से पाठों को सीख सकें और अपने आरोपी को बचा सकें। कोर्ट प्रैक्टिस करना बहुत मेहनत का काम है। वैसे इस केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा उचित कारण ना दिए जाने के आधार पर आरोपियों की यह 20% अंतरिम राहत वाली राशि को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था और आरोपियों को उनका रिलीफ देते हुए उन्हें वापस भेज दिया था। अपने सब फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स तथा यंग एडवोकेट कलीग्स के लिए हम दोबारा बता देते हैं कि सबसे पहला स्थान जहां आप गलती करते हो और पूरा केस खराब करवा लेते हो वह है शिकायतकर्ता के लीगल नोटिस का गलत जवाब देना। यह गलत जवाब पूरे ट्रायल के दौरान पढ़ा जाता है और आरोपी के क्रॉस एग्जामिनेशन के अधिकार को भी सीमित कर देता है। जो बातें आप लीगल नोटिस में एडमिट कर चुके हैं उनके खिलाफ आप क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल नहीं पूछ सकते हैं और आखिर में उन एडमिशन के पॉइंट्स के ऊपर आप फाइनल आर्गुमेंट्स भी नहीं कर सकते हैं, कोर्ट आपको रोक देगा। दूसरी गलती जो आप करते हो वह होती है कि क्लाइंट का गला काटने के समान ही हानिकारक होती है वह मजिस्ट्रेट के सामने चार्ज या नोटिस के वक्त पर अभियुक्त का गलत कथन करवा देना। मजिस्ट्रेट इसका बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि फाइल में उनके सामने लिखा रहता है और क्रॉस एग्जामिनेशन के थोड़ा बहुत इधर उधर जाने पर भी जज साहब आपके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, सवाल पूछने नहीं देते हैं, आरोपी की डिफेंस को नष्ट कर देते हैं। आरोपी की किश्ती में ये 2 कानूनी छेद होने पर
लीगल नोटिस का गलत जवाब होने पर तथा मजिस्ट्रेट को दिया गया गलत बयान होने पर ऐसी 2 गलतियां बन जाती हैं जिनको यदि आपने कर लिया तो अपने लिए आपको बस अब सफेद कुर्ता सिलवा लेना चाहिए, उसी की कमी रह गई है। हाँ, एक रास्ता भी हो सकता है। यदि यह गड़बड़ी हो भी गई है, ऊपर वाली दोनों में से कोई भी एक गलती या दोनों ही गलतियां, तो बचने का कानूनी रास्ता खोजना जरूरी हो जाएगा। आप यदि हमसे यह समाधान चाहेंगे तो अपने मेंबर्स को तो हम उनका केस पढ़कर उनको यह बता पाएंगे कि क्या करने से सुरक्षित हुआ जा सकता है। जो लोग मेंबर्स नहीं है वो मेंबर्स बनके इस बात को जान सकेंगे। वस्तुतः यह ज्ञान और तर्क का खेल है। नॉलेज एंड लॉजिक play their crucial roles and the hard work of your counsel is the best guide taking you to the goal post. कठिनाई हो तो हमारे मेंबर बनकर आप अपना रास्ता खोज सकते हैं। संभवतः हम आपकी मदद कर पाएं। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।